पहले क्या था, नोएडा एक डेवलपिंग में आ रहा था, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा वो डेवलप्ड के पास आता जा रहा है। जैसे अब ट्रम्प की बात करूं, जैकब एंड कोप की बात करूं, देखिए बिरला आने वाला है नोएडा मार्केट के अंदर, आपका लोधा ग्रुप आएगा बहुत जल्दी। आप एक्सप्रेसवे की बात करो तो 2000 एकड़ से 2500 एकड़ लैंड पैच बचा है बस, जो डेवलपमेंट होना है, और उसी में सारी स्काई लाइन बनेगी। ग्रेटर नोएडा में जो जेवर एयरपोर्ट है, वो एक्चुअल में उसकी वजह से प्रॉपर्टी बूमने जाने वाली है कि ये सिर्फ हवा बना रहे हैं? और एयरपोर्ट भी अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर का एयरपोर्ट बना रहे हैं, ये 12,000 एकड़ लैंड पर है। एक आम आदमी के लिए भी सबसे बड़ा सवाल होता है कि वो नोएडा में घर ले, फ्लैट ले, या किसी अच्छे एमिनिटी में जाए, या गुड़गांव में जाए। गुड़गांव क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि एयरपोर्ट वहाँ आ गया था, फॉर्च्यून 500 कंपनीज आ गई थी। इवन जो गुड़गांव की रैली में पैसा नहीं कमा सके या नहीं खरीद सके, वो नोएडा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नोएडा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो ऑल इंडिया से आ रहा है, NRI से आ रहा है। कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो वो कहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है? आपने 25% दिया, 1.5 से 2 साल तक आपकी दूसरी पेमेंट आएगी। आपने पैसा दिया। नोएडा के अंदर प्लॉट वर्सेस कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल। अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे एस ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स लॉन्च करे थे और वो लगभग सारे सोल्ड हैं। कॉमर्शियल सर मैं राय नहीं दूंगा कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कॉमर्शियल में ना जाएं, आपके हाथ जल जाएंगे। अच्छा, जैसे आपने बात करी यमुना एक्सप्रेसवे की, यस इसी तरीके से गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे भी है जी। दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे हमारी इंटरनेशनल स्काई लाइन है सिंगापुर की, दुबई की, आप वही इंटरनेशनल स्काई लाइन नोएडा में देखेंगे आप। जब वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं तो लोग अब सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? ब्रांडेड का ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो वो एक शोशाबाजी में जा रहा है। वो उसमें क्या हो रहा है कि सर एक में तो आपका 30% का रिटर्न आ रहा है, एक में 15 आ रहा है और एक में आ ही नहीं रहा, तो वो एवरेज ही आपका जो है ना वो 10% पे आ गया। तो प्रॉपर्टी एग्जिट प्लान को डिजाइन कैसे किया जाए? एक आम आदमी उस चीज को कैसे समझे? सर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, मकान के आपने भी खरीदा होगा, तो आप अपने म्यूचुअल फंड भी बेचते हैं, FD भी बेचते हैं, कई बार ऐसा होता है टाइट हो गया गोल्ड लोन भी ले लेते हैं, हाउसिंग लोन भी लेते हैं, जब जाके एक मकान बनता है। नोएडा के अंदर ऐसे कौन से 5 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, या ऐसे 5 कौन से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक आम आदमी इन्वेस्ट कर सकता है और वो पैसा डबल हो जाएगा? वेलकम टू आज का सुपरहिट रियल एस्टेट पॉडकास्ट विद मनोज गखर। SMLC रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। नोएडा हाइप ज्यादा है या असली ग्रोथ? आज करेंगे ग्राउंड रियलिटी की गहराई से पड़ताल। बिल्डर्स, सेक्टर्स, डिस्प्यूट्स, एप्रिशिएशन, सब पर होगी बिना फिल्टर सच्ची बात। हम पूछेंगे वो तेज चुभने वाले सवाल जिनसे बचते हैं एक्सपर्ट और डरते हैं बिल्डर्स। तो शुरू करते हैं नोएडा रियल एस्टेट का सच, सिर्फ रियल एस्टेट विद मनोज गखर के साथ में। तो आइए स्वागत करते हैं मनोज जी का हमारे पॉडकास्ट में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू कुशल जी, आपने नोएडा के लिए राय रखने के लिए मेरे को बुलाया अपने पॉडकास्ट में। बिल्कुल, क्योंकि गुड़गांव भी बहुत एक अच्छा रियल एस्टेट सेगमेंट रहा है, अभी भी है, और मुझे लगता है नोएडा भी आने वाले समय में और अभी भी बहुत एप्रिसिएशन देने वाली एक सिटी है। जिसने वहाँ पर आज इन्वेस्ट कर लिया, मुझे लगता है वो भी उसका पैसा डबल या ट्रिपल हो ही जाएगा। बिल्कुल कुशल जी, कहीं पर भी डेवलपमेंट आता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत डिपेंड करता है। नोएडा 1976 में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया जो गवर्नमेंट ने डेवलप करा, यूपी गवर्नमेंट ने, वो एक एक्सटेंशन था जब दिल्ली हमारा पूरा कवर हो गया था। तो आज की डेट में वहां पर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने दिया, देन बिल्डर्स आए। और पहले क्या होता था कि बिल्डर्स को 5 साल या 10 साल के टाइम गैप में एक पार्ट पेमेंट में लैंड मिल जाता था, और उसी लैंड को वो CLP पेमेंट प्लान एंड डाउन पेमेंट प्लान में क्लाइंट्स को बेचते थे। आज की डेट में बिल्कुल सिनेरियो उल्टा है। कोई भी बिल्डर आता है तो उसे फुल पेमेंट करनी है विद इन 90 डेज, और ये सारी ऑक्शन के थ्रू नोएडा अथॉरिटी करती है। मनोज जी, आप कब रियल एस्टेट के अंदर आए नोएडा में? आपका वो क्या टर्निंग पॉइंट था कि जब आपको लगा कि मुझे रियल एस्टेट के अंदर उतरना चाहिए? सर मैंने अपना करियर 2005 में ICICI बैंक के साथ स्टार्ट करा था। 2012 में मेरा सिलेक्शन हो गया था
NIFM में मैं एग्जीक्यूटिव MBA कर रहा था। मैं रहता था उस टाइम मेरठ में, और मेरठ में ही मैं अपॉइंटेड था। देन मैं भी सर्च कर रहा था कि मेरे को सैटरडे संडे यहाँ एग्जीक्यूटिव MBA के लिए आना पड़ता था। तो मेरा उस टाइम एक डेवलपर के यहाँ एज अ GM सिलेक्शन हो गया था। जब भी मैंने स्टार्ट करा, एंड 2016 में मैंने अपना काम स्टार्ट करा एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर। सो मनुज जी, आपके हिसाब से अब तक का रियल एस्टेट का सबसे बड़ा लेसन क्या है आपकी लाइफ में? सर, कोई भी काम करते हैं तो पेशेंस और डिसिप्लिन, ये दो चीज़ें हमें हर काम में ज़रूरत होती है। वही हमारे को रियल एस्टेट में भी लागू होता है। सर, हम जब भी किसी का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि सामने वाले क्लाइंट जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारे साथ, उसकी नीड क्या है। क्योंकि मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं बेसिकली उसको एग्जिट प्लान पहले लेके चलता हूँ उसका, कि इसका सिनेरियो, क्लाइंट जो पोर्टफोलियो बना रहा है वो इन्वेस्टमेंट है, या इन्वेस्टमेंट के साथ उसको उस फ्लैट में रहना है, उसकी नीड क्या है, या रेंटल जनरेट करना है, उसे कॉमर्शियल में लेके जाएं, या उसको अभी जो पैसा है वो कैपिटल गेन के लिए डाल रहा है, जो 2-4 साल में उसे निकालना है। तो हम ये सारे पैरामीटर्स पर, टैक्सेशन हो गया, और क्या ग्रोथ आएगी, कौन सा सेक्टर है। जैसे मैं नोएडा की बात करूं तो 3 अथॉरिटीज़ हैं। यमुना पे उसे लेके जाना है हमें, एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे पे लेके जाना है, या हमें नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा में लेके जाना है। तो ये सारे सिनेरियो हमें देखने पड़ते हैं। और ये भी देखना पड़ता है कि जैसे कोई एंड यूज़र है तो उसका ऑफिस कहाँ पर है और उसका घर कहाँ पर है, और उसके बच्चे पढ़ेंगे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस आसपास हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें देखने पड़ते हैं। राइट। सो नोएडा की हम बात कर रहे हैं, तो नोएडा में आज के समय में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो गोल्ड माइन है, जहाँ पर आदमी पैसा लगाए तो पैसा डबल हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर कोई करना चाहता है। ये आपने जो बात कही है गोल्ड माइन की, मैं इसको और एक्सटेंशन करता हूँ आपका। अब जो है नोएडा के अंदर एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट आ गया है। जैसे अभी अक्टूबर में ही ट्रम्प टावर की बात आपने सुनी होगी, अली साहब, ब्रांडेड रेजिडेंसी बाय जैकब एंड को विद कोलैबोरेशन विद M3M। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, लास्ट के 2 साल की बात करता हूँ कुशल जी। हमारे पास नोएडा में एक्सप्रेसवे पे M3M का एक प्रोजेक्ट आता है जो प्री लॉन्च में 17,000 रुपये का रेट होता है, और वो लॉन्च होता है 22,000 में। किसी ने नहीं सोचा था कि ये रेट नोएडा के लिए फिजिबल है, मगर आज की डेट में सर वो 24-25 हज़ार रुपये में ट्रेड हो रहा है। और फुली सोल्ड जैसे टारगेट्स 80% तो मैं मानता हूं कि अगर बिल्डर कहता है कि मेरा फुली सोल्ड प्रोजेक्ट है EOI बेसिस पे, तो सर मैं 70-80% भी अगर सोल्ड हो जाता है तो ये गुड नंबर है नोएडा जैसी मार्केट के लिए। और इनकी रेंज जो जाती है 7 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स जो हैं आप नोएडा में बिक रहे हैं आज की डेट में। और जो अब मैं ट्रम्प टावर की बात कर रहा हूँ 17 करोड़ से 25 करोड़ की बात है। अभी जैकब एंड कोप जो लास्ट 2 महीने में आया है, जो लॉन्च हुआ है नोएडा की मार्केट में सेक्टर 97 में, उसने पूरा अब 35,000 से लेके 60,000 रुपये तक के स्क्वायर फीट तक के रेट आपको रेजिडेंशियल में देखने को मिल रहे हैं। जो अगर मैं गुड़गांव की एक बात करूं और नोएडा की बात करूं, ये सारा जो ग्रोथ आप देख रहे हो जैकब एंड कोप जो 35 लाख रुपए से लेके 30 करोड़ रुपए तक की घड़ी बनाते हैं, जो मैसी भी पहनते हैं। तो इस टाइप के जो ब्रांडेड रेजिडेंसी नोएडा के अंदर आ रहे हैं, तो ये एक नया युग स्टार्ट हुआ है नोएडा के लिए। और एयरपोर्ट भी अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर का एयरपोर्ट बना रहे हैं, और वो भी स्टार्ट होने वाला है 1 से 2 महीने में। ये 12,000 एकड़ लैंड पर है। अगर हम देखें दिल्ली वाला एयरपोर्ट वो 2,000 एकड़ पे है, तो जस्ट 6 गुना है उससे। तो यहाँ से स्टार्ट होती है सर अल्ट्रा लग्जरी गोल्ड माइन स्टोरी ऑफ नोएडा। राइट। अच्छा, जैसे आपने बात करी यमुना एक्सप्रेसवे की, यस, इसी तरीके से गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे भी है जी। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, आपने एक रोड सुनी होगी दुबई के अंदर, एक है शेख जायद रोड। मैं 2011 में गया था, उस टाइम वैली गियर में था, तो कंपनी की तरफ से गया था ट्रिप पे। तो मैंने देखा वो रोड को मैं रिजेंबल करता हूँ सर 21 किलोमीटर का नोएडा एक्सप्रेसवे जो है। अब क्या है कि नोएडा में कुछ गाइडलाइंस चेंज करी है अथॉरिटी ने। वो गाइडलाइंस ये है कि आप
हाई राइज जो हैं वो 40 फ्लोर 45 फ्लोर तक बना सकते हैं। इवन स्काईलाइन चेंज करना चाह रहे हैं वो। जैसे हमारी इंटरनेशनल स्काईलाइन है सिंगापुर की, दुबई की, आप वही इंटरनेशनल स्काईलाइन नोएडा में देखेंगे आप। अच्छा। नोएडा एक्सप्रेसवे, तो नोएडा एक्सप्रेसवे एक इंटरनेशनल लोकेशन होने वाला है हमारे देश का। 2025 से लेकर 30 में सबसे नोएडा के अंदर हाई ग्रोथ कॉरिडोर वो कौन सा है? सर देखिए, जैसे 2026 मार्च तक हमारा अभी फर्स्ट फेज का स्टार्ट करने वाले एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उससे क्या फॉर्च्यून 500 कंपनीज अपना यहाँ लैंड बैंक लेने लग गई हैं। प्लस फिल्म सिटी आ रही है, गवर्नमेंट फिल्म सिटी पर बहुत जोर है योगी जी का। देन बॉलीवुड के भी कोलैबोरेशन बिल्डर्स के साथ हो रहे हैं, जैसे बुठानी इंफ्रा ने भी कोलैबोरेशन करा है बॉलीवुड में। और डेवलपमेंट टोटल ये नहीं है कि इंफ्रा का ही हो रहा है, आईटी सेक्टर भी जो है वो पूरा सपोर्ट करता है। जैसे हम 62 सेक्टर की कहते हैं, 128 सेक्टर के कहते हैं, ये डेवलप सेक्टर है आईटी में नोएडा के अंदर। अब एक नया सेक्टर डेवलप हो रहा है, सेक्टर 140, सेक्टर 137, जो आईटी हब है हमारे नोएडा का। राइट, वो सेक्टर 135 से लेकर आगे तक निकल जाता है। बिल्कुल, वहां पर हमारी मेट्रो ऑपरेशनल है। देन एक हमारा गाजियाबाद से लेकर एयरपोर्ट तक का बुलेट ट्रेन का टारगेट और है, जो 2 से 3 साल में गवर्नमेंट बना देगी। देन 2041 के मैप में हम बात करते हैं, जिसका इम्पैक्ट आएगा हमारा 2025 और 30 के अंदर। जब हम एयरपोर्ट स्टार्ट होगा तो हमारा एक्सप्रेसवे आज की डेट में वैसे ही जैम पैक रहता है, आज की डेट में बहुत जैम रहता है वहाँ पर। मतलब वो तो एक कॉरिडोर आपका एलिवेटेड दिल्ली वालों के लिए कालिंदी कुंज से एयरपोर्ट तक के लिए एक यमुना के साथ एक एलिवेटेड रोड और बन रही है, जिससे कि जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। और जो नोएडा एक्सप्रेसवे के नियर बाई सोसाइटी हैं, जो स्काई लाइन की प्लानिंग हो रही है, वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। सो मनु जी, आपके हिसाब से एंड यूजर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए अभी मार्केट का सेंटिमेंट क्या है नोएडा में? सर, मार्केट सेंटिमेंट की बहुत अच्छी बात करी है आपने। 2019 से लेके 2025 तक की जो साइकिल थी, अगर बिल्डर आपका ठीक ठाक है तो एक एवरेज 15 से 18% का रिटर्न आया है। और अगर आपका ए कैटेगरी का बिल्डर है या उसने आउट परफॉर्म करा है तो वो 30% तक के रिटर्न आए हैं। मतलब कि लोगों ने 2 से 3 साल में अपने पैसे डबल करे हैं। तो आज की डेट में अगर कोई इन्वेस्टर आता है या कोई एंड यूजर आता है, तो हाई राइज सोसाइटी है कुशल जी, तो बारिश होती है तो ड्रेनेज का हमें ज़रूर देखना है कि बेसमेंट में, अगर उसके पुराने प्रोजेक्ट में जाके देखना है हमने कि उसका लोअर ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 की पार्किंग का क्या हाल है। क्योंकि मोस्टली कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, ब्रांड्स हैं, मगर पानी आज भी भरता है। बिल्कुल ठीक है, तो उससे क्या होता है कि लोग रहते हैं और परेशान होते हैं। देन वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, और आपको अगर चेक करना है कि किसी की गुडविल देखनी है या इंटेंशन देखनी है बिल्डर की, कॉमन बाथरूम जाके चेक करो आप, आपको पता चल जाएगा कि कैसी कि असलियत क्या है। और ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। देन सड़कें कैसी हैं वहाँ पर, कनेक्टिविटी कैसी है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एक बिल्डर के हम ग्राउंड लेवल पे चेक कर सकते हैं। कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है जी, किसी को नोएडा में इन्वेस्ट करना है जी, तो वो कहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है? सर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हमेशा रेजिडेंशियल से करे। आज की डेट में एक सेक्टर डेवलप हो रहा है यमुना पर 22D, जिसमें रेट की भी मैं बात करूं तो 8,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये स्क्वायर फीट में ऑप्शन मिलते हैं। और नोएडा के अंदर अगर मैं 1700 फुट एक स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आज के डेट में देखता हूं तो वो 2.5 करोड़ से ऊपर का आएगा। एक्सटेंशन में भी अगर मैं बात करूं तो वो भी लगभग 2-2.25 करोड़ रुपए का आएगा। और यमुना की अगर मैं बात करूं तो सर ये 1.5 करोड़ में 4 साल की पेमेंट प्लान में आपको मिलता है। डेवलपर की बात करूं, गोड़ का वहां पर प्रोजेक्ट हो गया सर, रेरा आ गया है, एस का हो गया वहां पर, रेरा आ गया है, वीवीआईपी अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है सर वहां पर अपना, आपको 2 से 3 महीने में आपको उसका रेरा अप्लाइड है आ जाएगा। तो वहां पर आप 8,000 रुपये में माई वन टेक्नोलॉजी में अच्छे ब्रांडेड लिस्टेड डेवलपर का, वीआईपी एक लिस्टेड डेवलपर है,
में जा सकते हैं और इसी तरीके के पोर्टफोलियोज हम बनाते हैं। जो आपको 8,000 रुपये का रेट मिल रहा है, आपने पेमेंट प्लान दिया कुशल जी, 25% पेमेंट देना होगा आपको। आप चाहे एस में जाएंगे चाहे आप गोल्ड में जाएंगे, तो पेमेंट प्लान का खेल मैं आपको बताता हूँ कैसे लोग पैसा कमाते हैं रियल एस्टेट में। आपने 25% दिया, 1.5 से 2 साल तक आपकी दूसरी पेमेंट आएगी। आपने पैसा दिया 8,000 रुपये के हिसाब से, 2 साल में आपका वो 12,000 रुपये का रेट होगा, लगभग 4,000 रुपये आपने कमाए, और ऐसे दिए थे आपने 2,000 रुपये फुट के हिसाब से, तो आपने 2,000 रुपये फुट पे 6,000 रुपये फुट लेके जा रहे हो। मतलब कि आपने 1 लाख लगाया तो आपके 3 लाख रुपए निकल रहे हैं। या बनते बनते आप उसको सेल आउट कर दो। हाँ, मगर ये भी वही लोग कर सकते हैं जो पूरे पैसे देने की क्षमता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बस वो 30% है। कई बार लोग फंस भी जाते हैं इस चीज में। मार्केट बहुत सारे पैरामीटर्स पे काम करता है। इंटरनेशनल मार्केट्स हो गए, जैसे अभी आपने टैरिफ वॉर देख रहे हैं, टैरिफ वॉर हो रहा है, तो 6 महीने से जो हमारे एक्सपोर्टर भाई हैं वो परेशान है। बिल्कुल। तो उनकी इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है कि अभी ऐसी चलता रहा तो हम कैसे इसे रिटेन करेंगे। तो हमें ये सारे पैरामीटर्स भी देखने होते हैं कि अगर मेरे पास 3-4 साल की कैपेसिटी है जब भी मैं इन प्रोजेक्ट्स में जाऊं। राइट। तो कई बार ऐसा भी होता है कि नोएडा में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो फंसे पड़े हैं जी, जो पोजीशन नहीं दे रहे हैं जी, पोजीशन उनका डिले है जी। उस केस में एक आम बायर को क्या करना चाहिए? सर 2016 में हमारे यहाँ आया था रेरा, जो ऑल इंडिया हर स्टेट में लागू हो गया है। यूपी रेरा हमारे यहाँ फॉलो होता है। और उसके बाद से क्या हुआ कि गवर्नमेंट की ना बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी बन गई हैं कि फुल पेड लैंड की, जैसे मैंने अभी बात करी थी कि पहले किस्तों पे दिया जाता था, क्योंकि पहले क्या था, नोएडा एक डेवलपिंग में आ रहा था, ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा वो डेवलप्ड के पास आता जा रहा है। तो क्या है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं कि फुल पेड लैंड दे रहे हैं, तो फुल पेड लैंड देने से, जैसे आप ट्रम्प की बात करूं, जैकब एंड कोप की बात करूं, तो ये सारे ऐसे बिल्डर्स आ रहे हैं नोएडा के अंदर। अभी आप देखिए बिरला आने वाला है नोएडा मार्केट के अंदर, आपका लोधा ग्रुप आएगा बहुत जल्दी, लैंड सर्च कर रहे हैं। देन सारे बड़े ब्रांड्स यहाँ पर सर्च कर रहे हैं और लैंड अब नहीं है इतना। आप एक्सप्रेसवे की बात करो तो 2,000 एकड़ से 2,500 एकड़ लैंड पैच बचा है बस जो डेवलपमेंट होना है, और उसी में सारी स्काई लाइन बनेगी। और यही एक्सप्रेसवे फ्यूचर बदलेगा नोएडा का आने वाले टाइम। नोएडा के अंदर प्लॉट वर्सेस कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल 2026 के अंदर सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा एक आम आदमी के लिए? किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए कुशल जी, 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं प्लॉट्स। एक तो होते हैं अथॉरिटी के प्लॉट्स, एक होते हैं डेवलपर के प्लॉट्स, जो जस्ट लाइक टाउनशिप्स होती हैं उनके अंदर होते हैं। अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे एस ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स लॉन्च करे थे और वो लगभग सारे सोल्ड हैं, और रेट भी 1 लाख के आसपास करे थे, अब 1.5 लाख के आसपास उसका रेट चल रहा है। प्लॉट्स, अथॉरिटी के प्लॉट और बिल्डर डेवलपर के प्लॉट्स में जाने का अंतर ये होता है कि एक एमिनिटीज जो होती है वो डेवलपर दे पाता है आपको। अभी हमारे पास जो सबसे अच्छा एरिया है वो सेक्टर 100 हो गया एक्सप्रेसवे का, या सेक्टर 128 हो गया जहाँ पर आईटीज हैं। उन्हीं के सीईओज जितने भी हैं कंपनीज के, वो रहते हैं हमारे सेक्टर 100 में, या सेक्टर 94 के आसपास जो डेवलपमेंट चल रहा है। ये वही लोग इन्वेस्टर हैं जो कंपनी के कोई मालिक है या सीईओ है, क्योंकि वो 10 करोड़ से अबव का पोर्टफोलियो जा रहा है। 6-7 करोड़ में जो पुराने डेवलपर्स के डेवलप्ड एरिया है वहाँ पर वो रेट है, और जो नया आ रहा है वो 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ इस टाइप का आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी एलिट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। अब वही एलिट क्लास अपना सेकंड इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है? इन प्लॉट्स में कर रहा है, क्योंकि एंड में चाहे 20 साल का लड़का हो या 60 साल का आदमी हो, वो कहता है मैं कोठी में रहूंगा अपनी। तो यही प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी होती है। देन आता है हमारा कॉमर्शियल। कॉमर्शियल सर मैं राय नहीं दूंगा कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कॉमर्शियल में ना जाएं, आपके हाथ जल जाएंगे। उसके लिए आपको एक रियल एस्टेट का एक्सपर्ट चाहिए जिसने पैसा खुद बनाया हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रेरा नंबर लेके वो आपको सेल कर रहा हो, उस आदमी ने भी अपना पैसा कॉमर्शियल में बनाया हो, जब भी वो आपको कमा के दे सकता है। राइट, बहुत सही आपने बात यहाँ पर बताई है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक सेल्समैन और एक कंसल्टेंट और एजेंट। यस, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो बहुत बहुत गहरा डिफरेंस होता है। बिल्कुल, सेल्समैन तो सिर्फ सेल करके निकल जाता है। बिल्कुल। अब लोगों का ये होता है कि ब्रोकर के थ्रू क्यों जाऊं मैं, और एक
सेल्समैन के साथ सेल्समैन चेंज हो सकता है, जब आप डिलीवरी पे जाओ 4 साल बाद सेल्समैन चेंज हो सकता है, उसके कमिटमेंट फेल हो सकते हैं, मगर जिसका प्रोफेशन है वो चेंज नहीं होगा, वो एग्जिट प्लान भी देगा। अगर अच्छा सेल्समैन है या अच्छा रीरा कंसल्टेंट है, वो आपके एग्जिट प्लान पे काम करेगा। हमारी कंपनी, मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं आपको बता दूं, तो हमारी कंपनी ना लीगल टेक्निकल सारी चीज़ें देखती है, और हम एग्जिट पॉइंट एक्सपर्ट मानते हैं अपने को, क्योंकि हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं अगर, तो उसमें अगर हम एग्जिट नहीं दे पाए अपने क्लाइंट को, तो हमारा काम करना बेकार है। राइट, क्योंकि आपको तो मार्केट में जमना है। बिल्कुल बिल्कुल आपका ऑफिस भी है, बिल्कुल आपको अपनी एग्जिस्टेंस दिखानी बिल्कुल है, माउथ मार्केटिंग आपकी बहुत रहती है, आप एक क्लाइंट से आपके 2 क्लाइंट 3 क्लाइंट बनते बिल्कुल। मेरा एक चैनल भी है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, रियल स्टेट विद मनोज गक्कर। कंपनी का नाम है SMLC रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। इससे पहले ये प्रोप्राइटर थी SMLC रियलिटी। तो हम भी धीरे धीरे ही आगे बढ़े हैं, बिल्कुल जैसे डेवलपमेंट हो रहा है। और मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, अभी मैंने 10 साल पुरानी एक डील क्रैक करी है, एयरफोर्स के हैं, उनसे मेरी फ्रेंडशिप भी हो गई। जब वो 2 BHK से अपना रिवाइज करना चाह रहे थे, उनका अमरपालिका भी अब मिला है पोजीशन, जो उन्हें मिलना था 18-19 में। तो अब जब मैंने उनकी इन्वेस्टमेंट करी, जब मैंने लिखा था अपने मोबाइल पे ना, मैं नोट कर लेता हूँ कि इनका बजट कितना है, 70 लाख। जैसे मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हुई थी, तो मैंने आपका भी बजट लिख लिया था नाम के आगे। तो अब मेरी बात हुई उनसे, मैंने बजट लिख लिया 70 लाख। सर अब मैंने उनकी डील 2.25 करोड़ रुपए में क्लोज करी है। तो नुकसान उनका हुआ, और अगर वो लेते मेरे से 8-10 साल पहले, तो मैं 1 करोड़ 80 लाख रुपए में यही चीज देता उन्हें। तो ये जो डेवलपमेंट स्टोरी है ना नोएडा की, अभी स्टार्ट हुई है, और आप सोचिए कि ये कहाँ जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर की खूबियां बता रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना अभी बाकी है जी, तो मुझे लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है। सर एयरपोर्ट आएगा, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल सही बात। मनोज जी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो बनाते हैं लोग अपना, बिल्कुल। जब वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं तो लोग अब सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? सर फिर वही वाली बात आ जाती है कि जब वो पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो वो सेल्समैन के थ्रू बना रहे हैं या कंसल्टेंट के थ्रू बना रहे हैं, क्योंकि वो एग्जिट प्लान नहीं बना रहे हैं। एग्जिट प्लान भी नहीं बना रहे। सर एक चीज और मैं बताता हूँ कि जैसे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज बनाते हैं ना, कुछ लोग क्या कहते हैं, ये भी खरीद लो, अब ये NFO आया, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो। अब जिसके पास 30-40 करोड़ रुपए पड़ा है, और उसे रियल स्टेट में ही कुछ बनाना है, ब्रांडेड का ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो वो एक शोशाबाजी में जा रहा है। वो उसमें क्या हो रहा है कि सर एक में तो आपका 30% का रिटर्न आ रहा है, एक में 15 आ रहा है, और एक में आ ही नहीं रहा। तो वो एवरेज ही आपका जो है ना, वो 10% पे आ गया, तो आपने कुछ नहीं कमाया उसमें। राइट, वो बैंक रेट पे ही आ जाता है, और एग्जिट भी नहीं कर पाते आप। तो उसमें एंड ऑफ द डे 2-4 साल बाद जब देखते हो, तो आपकी प्रॉपर्टी स्टक हो जाती है। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। आपको करना क्या है, आपको वेट करना है अच्छे प्रोडक्ट के लिए, सारे प्रोडक्ट्स में नहीं लगाना। जैसे आज कॉन्सेप्ट है, अभी शोभा आ रहा है सर, नोएडा के अंदर गोदरेज सबसे पहले आया है अल्ट्रा लग्जरी में, देन अब शोभा आया है, जो 550 प्रोजेक्ट बना चुके हैं, 30 साल पुराने डेवलपर हैं। एक नोएडा एक्सटेंशन में सर 10 से 12 हज़ार रुपए का रेट चलता है। माई वन की भी बात कर लो मैं, शोभा सर 16-17 हज़ार में लॉन्च करेगा अगले महीने। तो डिफरेंस क्या है, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में काम कर रहे हैं सर। शोभा ने 192 करोड़ की डील क्रैक करी है 12 एकड़ की नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। जो एवरेज स्क्वायर फीट रेट जो आता है सर, वो 3500 आता है, और 6-7 हज़ार रुपए की वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से करेगा। इवन उन्होंने वहाँ का जो पानी है उसका भी टेस्ट करा है कि हम जो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो कौन से ग्रेड की करेंगे। उनकी टीम आई यहाँ पर, इवन जो ब्रिक्स बनती है वो उनकी बनती है। तो वो 16-17 हज़ार रुपए को वर्थ है। अगर कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ऐसे ब्रांड के साथ जाएं जिसकी रेपुटेशन भी अच्छी है, और जिसकी मेंटेनेंस भी वो खुद करते हैं। AOA जरूर बनाते हैं वो, मगर मेंटेनेंस अपने पास रखते हैं। अब टर्म की बात करें, जो 45 साल पुराना ट्रम्प टावर US में है, वो आज भी उसी हालत में है। बिल्कुल। तो ये आफ्टर सेल सर्विस जरूर देखनी है हमने, क्योंकि बिल्डिंग हमने खरीद ली, उसके बाद असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। उसके बाद लोग आते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मगर ये बिल्डर की अंडरटेकिंग है कि उस प्रोजेक्ट को आफ्टर सेल भी वो कैसे लेके चलता है। आप हमेशा
प्रॉपर्टी एग्जिट प्लान की बात पहले करते हैं, जी क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना बहुत आसान है, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल बिल्कुल। है ना। तो प्रॉपर्टी एग्जिट प्लान को डिजाइन कैसे किया जाए, एक आम आदमी उस चीज को कैसे समझे, क्योंकि एग्जिट प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री प्लान तो है ही, एग्जिट करना भी बहुत मुश्किल है। सर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, मकान की आपने भी खरीदा होगा, तो आप अपने म्यूचुअल फंड भी बेचते हैं, एफडी भी बेचते हैं, राइट कई बार ऐसा होता है टाइट हो गया गोल्ड लोन भी ले लेते हैं, हाउसिंग लोन भी लेते हैं, जब जाके एक मकान बनता है। राइट। ठीक है सर, महाभारत में अभिमन्यु क्यों मरा था? क्योंकि उसको चक्रव्यूह से एग्जिट प्लान नहीं पता था। एग्जिट प्लान नहीं पता था। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। 5 से 10 लाख ब्रोकर हैं नोएडा के अंदर, क्या वो सही काम कर रहे हैं? वो 3 महीने 6 महीने काम करते हैं, वो बिना पेशेंस के वापसी चले जाते हैं, वो नहीं काम कर पाते। जो लिमिटेड लोग हैं, वो कुछ कंपनीज हैं, इवन 400 लोग 500 लोग वाली कंपनियां भी मैंने बंद होती देखी हैं, इवन 2000 एम्प्लॉय वाले बिल्डर भी मैंने बंद होते देखे हैं। ये सब इंटेंशन का गेम है। और एग्जिट प्लान आपकी जो आप बात कर रहे हो कैसे बनती है, सर इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर हमारे को क्लाइंट के साथ बैठना पड़ता है, उसकी नीड समझनी पड़ती है, उसको कितने टाइम में पैसा वापसी चाहिए ये समझना पड़ता है। पैरामीटर्स पे हम उसकी गोल प्लानिंग करते हैं। तो पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं डेवलपर का, जब हम एग्जिट प्लान दे सकते हैं उसको। बिल्डर ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, ये कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास बहुत लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते होंगे कि हमें पैसा लगाना है, हमें कुछ खरीदना है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो आप कैसे ट्रस्ट दिलाएंगे एक आम आदमी को अगर कोई आपके पास आता है? सर मैं 2012 से काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट में, अच्छे अच्छे डेवलपर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन भी है मेरा। एक सोच होती है, आज हम वीडियो बनाने जाते हैं किसी प्रोजेक्ट की, तो पहले हम जाके सर्वे करते हैं ग्राउंड लेवल पे, एम्प्लॉय से मिलते हैं, एम्प्लॉय कितना पुराना है उसका, स्टाफ कितना पुराना है, देन बिल्डर के पुराने कितने डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो लोग रह रहे हैं वो परेशान तो नहीं है। और जो मैंने ग्राउंड रियलिटी की बात कही कि मैं खुद जाके चेक करता हूँ सर, बिल्कुल। तो ये सारे पैरामीटर्स अगर हम चेक कर लेते हैं, और मार्केट में ना जो रियल एस्टेट ब्रोकर होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सा जहाज अब चल रहा है और कौन सा डूब रहा है, वाला है। तो इसे हम ये कह सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी ना जैसे मार्केट में स्टॉक की, वो क्यों होती थी? इंफॉर्मेशन। आज क्या यूट्यूब के ज़माने में दिक्कत क्या है, इंफॉर्मेशन ना बहुत सारी है, हर तरीके की है। अभी मैंने देखा था एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, वो कह रहे थे आप अपना फ्लैट बेच के भाग जाओ नोएडा के अंदर। मैं उन्हें इनवाइट करूंगा अपने साथ, क्यों भाग जाओ, पैरामीटर्स पे बात करते हैं। इतना डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है, इतने एक्सप्रेस वे आ रहे हैं, सारे इंटर रिलेटेड हो रहे हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है, सारे यूपी के मेरठ से लेके और ये सब कॉरिडोर्स फरीदाबाद तक एफएनजी ले सब जोड़ के चल रही है गवर्नमेंट। तो कहाँ का पैरामीटर है जो इन्फ्लुएंसर कुछ ऐसी बात कर जाते हैं जो इस इंडस्ट्री के भी नहीं है। तो ये आपको सोचना है कि आपको नॉलेज किस बंदे से लेनी है। राइट राइट। नहीं, ये भी आपने बहुत सटीक बात बोली है, क्योंकि आज के समय में ज्ञान जो है वो फ्री में है, फ्री में है ना। यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्ञान अवेलेबल बहुत है, ज्ञान है, मगर वो ज्ञान दे कौन रहा है, दे कौन कर रहा है, उसकी कितनी नॉलेज है, उस बंदे ने भी पैसा कमाया क्या रियल एस्टेट से, ये भी बात है। भाई आपने 15 साल आपने रियल एस्टेट को दे दिया, आपने क्या कमाया जो आप दुनिया को ज्ञान दे रहे हो? बिल्कुल, ये भी डिपेंड करता है। ये भी डिपेंड। नोएडा के अंदर ऐसे कौन से 5 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, या ऐसे 5 कौन से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक आम आदमी इन्वेस्ट कर सकता है और वो पैसा डबल हो जाएगा? सर देखो, ये आपने बात करी कि डबल हो जाएगा, मार्केट की भी साइकिल होती है रियल एस्टेट की। जैसे 2019 से लेके 25 तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, अब 25 से लेके 30 तक की साइकिल की बात कर लेते हैं सर, जिसके अंदर हमारे एक्सप्रेसवे भी कलंदी कुंड से लेके जो मैंने एयरपोर्ट तक की आपको रोड गई है वो हो गया, जो सेक्टर 150 को कनेक्ट कर रही है वो हो गई, कनेक्टिविटी हमारी और सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो सेक्टर 150 एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मगर आज की डेट में उसमें थोड़ी सी रजिस्ट्री की दिक्कत है, वो भी आने वाले 2 से 3 साल में अथॉरिटी सॉर्ट आउट कर देगी। मगर वहाँ पर लोग रहने स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ टाटा का प्रोजेक्ट है, वहाँ एल्डिगो का प्रोजेक्ट है, वहाँ प्रतीक का प्रोजेक्ट है, वहाँ मैक्स का प्रोजेक्ट है, इवन कुछ डेवलपर्स ने वहाँ लैंड ले रखी है, अच्छे डेवलपर्स ने,
जो दिल्ली एनसीआर में आए हैं, और वो इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब वो लैंड टाइटल अथॉरिटी क्लियर करे, रजिस्ट्री स्टार्ट हो, तो हम उसे लॉन्च करें। अब सर उस सेक्टर में अगर मैं बात करता हूँ, सेक्टर 150 में, तो एस के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर। वहाँ पर प्रतीक का एक प्रोजेक्ट है सर, कैनरी, जिसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, 1700 और एक 2500 के आसपास का। सर 2 से 3 साल पहले 1.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, आज कुशल जी वो 2.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। और पेमेंट प्लान भी लोगों ने 30-70 ले रखा है, बस 30 दे रखा है। बिल्डर ने अब चेंज करा है पेमेंट प्लान, 40-30-30 अब करा। अभी 1.5 महीने पहले जब हमने अपने क्लाइंट को वो यूनिट दी, तो रेट चल रहा था 2.35 के आसपास, अब 2.70 का चल रहा है उसके अंदर, और पेमेंट प्लान भी हमें वो मिल गया पुराना वाला। तो माई वन टेक्नोलॉजी में अच्छे बिल्डर के साथ जाएं जिसे एक्सपीरियंस है, जैसे सेक्टर 100 में उन्होंने बना रखा है अल्ट्रा लग्जरी। जिसको अल्ट्रा लग्जरी का एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम में आ रहा है, तो वो अच्छा बना भी नहीं पाएगा। तो प्रतीक का एक प्रोजेक्ट हो गया सर। सेक्टर 12 की बात करता हूँ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, वहाँ पर वीवीआईपी एड्रेसेस एक प्रोजेक्ट बन रहा है। वीवीआईपी ग्रुप का है, लिस्टेड कंपनी है। राजनगर एक्सटेंशन में इन्होंने काफ़ी सारे काम कर रखा है। अब यमुना में भी इन्होंने लैंड बैंक लिया है। वहाँ पर 12,000 रुपये के रेट से सर आपको 3,000 फुट और 4500 फुट के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें जो एक लॉबी एरिया है, जो बालकनी एरिया है, एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब कि एक मैं बात करूं तो 2 साइडेड व्यू, 3 साइडेड व्यू के जो कॉन्सेप्ट है, सेक्टर 12 में आप उसमें जा सकते हैं। अगर अब हम जेपी में चले जाएं तो एक प्रोजेक्ट है सर, ट्रीसेंटो कोर्ट बाय गोर्स। ये प्रॉपर्टी आती है सर 22,000 रुपये फुट के रेट से, और साइज आता है 5,000 फुट। तो 7.5-8 करोड़ से ये प्रॉपर्टी बनती है, और बहुत मशहूर बॉलीवुड लोगों ने भी इसमें ले रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्रिकेटर्स ने भी ले रखा है इसमें। ये प्रॉपर्टी सर गोल्फ कोर्स के अंदर है, आपको पूरा व्यू आता है, और इस टाइप की प्रॉपर्टी आप ले सकते हो। अब एक्सप्रेसवे में बात करूं, ट्रम्प आ गया है 40,000 रुपये के रेट से। मैं नहीं मानता कि अगर कोई 40 में नहीं ले सकता। 17,000, आज 24-25,000 में रीसेल चल रही है, आप वहाँ ले सकते हो। फ्रेश में कुछ डेवलपर के पास यूनिट मिल सकती है, वहाँ ले सकते हो। LNT है सर, कल्पतरू है। एक्सप्रेसवे में बहुत सारे ब्रांड्स है, जहाँ पर आप मैक्स हो गया, मैक्स स्टेट 128 आ गया, एक्सपीरियन ग्रुप आया है अभी नोएडा के अंदर, जो 151 में भी लॉन्च कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट। तो सारे डेवलपर्स मिल के एक स्काई लाइन बना रहे हैं। और ये 4-5 प्रोजेक्ट मैंने आपको जो बताए हैं, ये ओवर शोभा की मैंने बात नहीं करी, शोभा सेक्टर 1 में आ रहा है सर, वो बेस्ट प्रोजेक्ट, लैंडमार्क प्रोजेक्ट रहेगा। 8 टावर लेके आ रहे हैं सर, और 1300 फुट से उनका 2 बेडरूम स्टार्ट होता है 2 करोड़ के आसपास, और 2500-2600 फुट में 4 BHK जाता है। तो ये वो लोग हैं जो पहले अपनी कोठियों में रहते हैं, जैसे विवेक विहार हो गया या गाजियाबाद में किसी बड़ी कोठियों में रहते हैं, ये वही लोग एमिनिटीज के लिए इन टावर्स में आएंगे। राइट। एक आम आदमी के लिए भी सबसे बड़ा सवाल होता है कि वो नोएडा में घर ले, फ्लैट ले, या किसी अच्छी एमिनिटी में जाए, या गुड़गांव में जाए। तो इन दोनों में से क्या बेहतर है, नोएडा या गुड़गांव? गुड़गांव का जो एरिया है और नोएडा का जो एरिया है, गुड़गांव क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि एयरपोर्ट वहाँ आ गया था, फॉर्च्यून 500 कंपनीज आ गई थी। पहले क्या होता था, यहाँ के लोग गुड़गांव जाते थे सर काम करने। लास्ट के 2 साल में क्या ट्रेंड हो गया, गुड़गांव से लोग यहाँ आ रहे हैं। इवन जो गुड़गांव की रैली में पैसा नहीं कमा सके या नहीं खरीद सके, वो नोएडा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नोएडा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो ओवरऑल नोएडा से नहीं आ रहा, ऑल इंडिया से आ रहा है, NRI से आ रहा है। अब सपोज करो कोई रहता है मेरठ में रहता है, या मुरादनगर में रहता है, यूपी में रहता है, उसे पता मेरे बच्चा IT में जा रहा है, 4-5 साल बाद वो नोएडा ही जाएगा। तो उन्होंने प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी है, यमुना एक्सप्रेसवे में कर रहे हैं, आगरा के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल, आगरा वालों ने ये यमुना एक्सप्रेसवे पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 टाउनशिप बनी हुई हैं, गोड़ की भी टाउनशिप बनी हुई है और सुपरटेक की भी बनी हुई है टाउनशिप, वहाँ लोग रह रहे हैं, तो वो उसी बेल्ट के हैं। अब मैं NH24 की बात करूँ, यहाँ वेव सिटी पूरी 6,500 एकड़ की डेवलप हो गई। यहाँ पर काउंटी ग्रुप का प्रोजेक्ट आया, गोड़ का प्रोजेक्ट आया, ये विद इन अ मंथ सेल हो गए प्रोजेक्ट।
और यहाँ पर भी 8,000 से लेके 12,000 रुपये तक के रेट आ गए हैं वेव सिटी के अंदर ही। वेव सिटी। और आप डेवलपमेंट देखिए ना, प्रेस्टीज सिटी, प्रेस्टीज 2,500 फ्लैट सेल कर दिए। तो क्योंकि दिल्ली के पास पड़ती है ये जगह, दिल्ली में जगह नहीं है, बिल्कुल। तो जो आसपास का लैंड है वो डेवलप होता जा रहा है सारा। और ये कनेक्टेड है एक्सप्रेसवे से। गुड़गांव की कनेक्टिविटी और नोएडा की कनेक्टिविटी, नोएडा मच बेटर देन इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज कनेक्टिविटी विद गुड़गांव, क्योंकि दिल्ली से क्लोज में है। बिल्कुल। उधर से आप यूपी निकल जाए तो उधर से। सर मैं नोएडा में रहता हूँ सेक्टर 1 में, अगर मैं जाता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट तो मेरे को 45 मिनट लगते हैं, और अगर मैं जाता हूँ जेवर एयरपोर्ट तो मेरे को 45 मिनट लगते हैं। मगर जो एयर ट्रैफिक दिल्ली वाला है और जो टाइम वहाँ लगता है, फ्लाइटें कैंसिल होती हैं सर वहाँ पर। मैं सुबह 7 बजे की फ्लाइट लेने गया तो मेरे को 5 बजे मिली, कैंसिल हो गई थी। मगर यहाँ पर ये दिक्कत नहीं आएगी। होम लोन के जब रेट्स बढ़ते हैं या गिरते हैं तो एक इन्वेस्टर के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है आपने। इसमें मैं 2 पॉइंट ऐड करूंगा सर आपका। पहला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ता है ना सर, जब गवर्नमेंट को ना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करानी होती है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कराते हैं, जिससे कि परचेजिंग पावर बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक है। और लोग क्या करते हैं, मेरी 1 लाख की सैलरी है तो आप 30% से ज़्यादा लोन ना लो, 30,000 से ज़्यादा किस्त मत भरो। आज की डेट में क्या है कि ओवर बजट हो रहे हैं प्राइस, लोग 50% तक जा रहे हैं, बैंक देते हैं। बिल्कुल। मगर उससे अगर मैं, क्योंकि एक फिक्स्ड होम लोन होता है और एक फ्लोटिंग होता है, तो सारे फ्लोटिंग ही लेते हैं, फिक्स्ड बहुत कम लेते हैं क्योंकि वो महंगा पड़ता है। अब फ्लोटिंग में क्या होता है, मेरी 10,000 की किस्त आ रही है, हो सकता है कि अगले 2 साल में वो 12,000 हो जाए और 9,000 भी हो जाए। बिल्कुल। वो डिपेंड अपॉन वो होता है, उससे एक आम आदमी का बजट बिगड़ जाता है सर। तो ये इन चीज़ों पे शुरू में ध्यान देना चाहिए। प्लस अब आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैं इसमें एक और ऐड कर रहा हूँ। लोगों ने लास्ट के 15 साल में जो इन्वेस्टमेंट करी नोएडा में, वो अपना रेंट भी दे रहे थे, पोजीशन उन्हें मिला नहीं था, और ईएमआई भी दे रहे थे। वो लोग ज़्यादा परेशान हुए हैं नोएडा के अंदर। उससे 2016 के बाद 18 के बाद जो स्टक प्रोजेक्ट से अथॉरिटी ने चालू कर दिए। प्लस एक स्वामी फंड भी आया है। बिल्कुल। जो स्टक प्रोजेक्ट से, जैसे अमरपाली की बात करूं, एनबीसीसी ने डेवलप करा है। अब क्या कर रहे हैं, एनबीसीसी भी बिडिंग के थ्रू को डेवलपर लेके आ रहा है। जैसे एयू रियल स्टेट आया है, गोड़ भी उनके प्रोजेक्ट्स बना रहा है। अमरपाली का लैंड बैंक बहुत ज़्यादा था, स्टक प्रोजेक्ट थे, तो उससे रिलीफ है सर मार्केट में, और जिससे कि हमारा गवर्नमेंट भी चाहती है कि नोएडा की एक ग्रोथ स्टोरी अलग लेवल पे जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रोजेक्ट्स तक पड़े हुए हैं वो भी चल पड़े जी। यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स की हम बात करते हैं, जो यमुना अथॉरिटी पे प्लॉट्स हैं, उनका फ्यूचर क्या है? वो सिर्फ एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं या एक्चुअल में ही वो एक सोने की खान है? सर कोविड के बाद लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करी 2019-20 में, जो इन्वेस्टमेंट करी, अगर कोई 300 मीटर 40 लाख रुपए में लिया है, आज वो 1.5 से 2 करोड़ में है, प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और आज की डेट में भी लोग 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ यमुना पे लगाने के लिए तैयार हैं, मगर उन्हें अच्छी इन्वेंट्री नहीं मिलती, उनके चॉइस का प्लॉट नहीं मिलता। डिमांड तो ऐसी है सर। और गोल्ड माइन तो सर एयरपोर्ट स्टार्ट होगा जब फ्लैट हमारे यहाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, 15-15 करोड़ के लॉन्च हो रहे हैं, तो प्लॉट तो हमेशा गोल्ड माइन ही रहता है सर। आप 2 4 5 साल सोसाइटी में रह लो, एंड में आप कहोगे कि मेरे को कोठी में जाना है मुझे प्लॉट पे आना है, प्लॉट पे ही आना है। तो ये हमारी इंडियन कल्चर की टेंडेंसी है। मनु जी, ये जो जेवर एयरपोर्ट है, इसके आसपास बहुत सारी प्लॉटिंग कटी थी। प्लॉटिंग कटने के बाद एकदम से ही बुलडोजर चल गया। तो इसका क्या कारण रहा? सर ऐसा है कि नोएडा अथॉरिटी हो गई, यमुना अथॉरिटी हो गई, ये अथॉरिटीज डेवलपमेंट के लिए ना, जब आप डेवलपमेंट करते हो तो रेरा नंबर लेना होता है। ये वो डेवलपर हैं जो लाल डोरा कहा जाता है, उसके आसपास की लैंड पे जाते हैं और साथ में ग्रीन एरिया और कवर कर लेते हैं अथॉरिटी का। ये आज से नहीं सर, ये होते हैं माफिया, भू माफिया, लैंड माफिया। इवन मेरे पास जब पेपर आते हैं ना प्रॉपर्टी के,
कुछ प्रॉपर्टीज के एग्रीमेंट हो जाते हैं, बाद में लिटिगेशन के लिए हम चेक करते हैं। तो नोएडा अथॉरिटी ने होल्ड लगा रखे हैं काफ़ी खसरों में, और इवन वेबसाइट पे भी डाल रखे हैं। मगर क्या होता है, एक छोटा क्लाइंट है, उसे 10 लाख रुपए में चाहिए, 20 लाख रुपए में चाहिए, ये उन लोगों के साथ ब्लफ होता है सर। हम कभी भी रेरा से अलग कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचते, ना रेकमेंड करते हैं, क्योंकि सर नोएडा में ना रजिस्ट्री नहीं होती, लीज की प्रॉपर्टी है, और सारे बिल्डर आपसे एक लीज के नाम पे पेमेंट प्लान में चार्ज करते हैं। तो वो भी मैं बताना चाहूँगा, सब लीज होती है नोएडा के अंदर, और अथॉरिटी में वो रजिस्टर्ड होता है 99 ईयर्स का। तो जिस जगह आप पैसे लगा रहे हो, तो वहाँ का लो आपको पता होना चाहिए। मासूम लोग फंस जाते हैं प्लॉटिंग में, वो सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं। वही है सर, कि बहुत सारी ऐसे, और अथॉरिटी ने तो सर एक्शन लेना ही है। राइट जी। मनु जी, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, आपने बहुत सारे क्लाइंट्स हैंडल करे होंगे, कोई ऐसा चैलेंजिंग क्लाइंट आया है आपके पास, अगर आप उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें हमारे साथ? हाँ, मैंने अभी वीडियो में आपसे शुरू में ही शेयर करा था, 10 साल पुरानी डील क्रैक करी है, एयरफोर्स के हैं, और उनसे दोस्ती भी मेरी अच्छी हो गई। मैंने कभी उस डील में पेशेंस लूज नहीं करा कुशल जी। वो उन्होंने एक टाइम पे मेरे को, दिल्ली में पोस्टेड थे वो सीपी में, एयरफोर्स स्टेशन में, मैं जाता था उनके पास, तो उन्होंने बहुत सिखाया मेरे को। सिखाया कैसे? उन्होंने कहा आज मेरे को द्वारका में लेना है, जब उनका 70 लाख बजट हुआ करता था। अब मैंने 2.25 करोड़ की प्रॉपर्टी दी है उन्हें। तो मैं द्वारका सर्च करने जाता था, सिग्नेचर ग्लोबल वगैरह इस साइड सारा घूमता था। देन मैं नोएडा से जाता था सर, पूरा दिन लगता था मेरा। देन मैं उन्हें वेव सिटी लेके गया, वो फिर डिस्टेंस दूर था। मैंने और प्रोजेक्ट दिखाया, नोएडा एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट दिखाया। तो एंड में मेरे को 150 सेक्टर, क्योंकि एक्सप्रेसवे की जो बात है, इस वजह से मैंने उन्हें ये प्रोजेक्ट दिया। और पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा मिला डेवलपर से, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी है, उसके अंदर भी स्वामी फंड आ गया। अच्छा, तो जब स्वामी फंड आ जाता है और एक डेवलपर भी अच्छा होता है जिसे लग्जरी बना रखा है, तो ये सारे पैरामीटर्स जब मैच हो जाते हैं तो डील क्लोज हो जाती है। राइट। स्वामी फंड की हम बात कर रहे हैं, जब जिस प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट बंद हो चुके होते हैं, स्वामी प्रोजेक्ट उनको पिकअप कर लेता है, जी जी फिर स्वामी फंड के द्वारा वो प्रोजेक्ट वो चालू हो जाता है। सर, उसमें भी पैरामीटर्स हैं। वो प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, यूनिट्स होल्ड करते हैं। लेट्स से 4 टावर बन रहे हैं, तो एक टावर वो अपने पास यूनिट्स रख लेंगे। वो वैल्यूएशन का खेल है सारा। राइट। ये फंड्स हैं, वो पूरी उनकी टीम मैनेज करती है। पूरा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, रोज की फोटोग्राफ जाती है, उस हिसाब से वो पेमेंट रिलीज करते हैं। तो वो भी बिल्डर को, जब वो बिल्डर को पकड़ते हैं साथ में, साथ साथ लेके चलते हैं कि कोई डिफॉल्ट ना हो, क्योंकि अब बड़ा नाम आ गया है साथ में। देन रिट्स फंड है नोएडा के, वो सॉरी इंडिया के अंदर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, वो भी 4 फंड्स हैं। अगर किसी को 10, 20, 50 हज़ार रुपये लगाने हैं, तो वो शेयर मार्केट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। छोटी इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट के अंदर कर सकता है। सो मनु जी, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जहां पर हमें प्रॉपर्टी में एग्जिट प्लान नहीं मिल पाता? कुशल जी, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे जिसमें वर्चुअल होता है या एश्योर्ड रिटर्न में ऑफिस स्पेसेस होते हैं। तो इसमें मैंने देखा है क्लाइंट्स का, मैं भी प्रेफर करता हूँ कि भाई एश्योर्ड रिटर्न ना दूं क्लाइंट को, वर्चुअल ना दूं, क्योंकि एग्जिट पॉइंट नहीं मिल पाता उसमें। एंड ऑफ द डे आप बिल्डर के पास ही जाओगे, बिल्डर की क्या लिक्विडिटी है उस टाइम, क्या कमिटमेंट है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि 12% एश्योर्ड रिटर्न है, मैंने 1 करोड़ रुपए लगा दिया, लाख रुपए महीना मेरे को आएगा। उसके बाद कमिटमेंट होते हैं बिल्डर के, लीज गारंटी होती है, लीज असिस्टेंस होती है। मगर एक भोला भाला क्लाइंट इन चीज़ों में ट्रैप में फंस जाता है। ठीक है, तो हमारा तो सर वाला हिसाब है कि रीसेल में चाबी लो, रेंटल चढ़ाओ, या रेंटल वाली डील ले लो, बैंक ले लो आप हमसे, ROI पे बात करो, वो डील ले लो, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले लो, मगर एश्योर्ड रिटर्न के ट्रैप में मत आओ आप। एंड ऑफ द डे बिल्डर आपको आपका ही पैसा वापसी कर रहा है। राइट। और जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। वो भी एंड फिर 2 साल 3 साल बाद आप एग्जिट भी नहीं ले सकते, 4 साल बाद एग्जिट भी नहीं ले सकते। देन इन कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का मेंटेनेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैंने 50 लाख लगाए तो 15 से 20 हज़ार रुपये मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, वो भी मेरे को ही, तो मेरा ROI नहीं निकल पाता सर वहाँ पर। अगर मेरे को अपने लिए लेना है, एंड यूज़र हूँ, मेरे को ऑफिस स्पेस लेना है, तो मैं जा सकता हूँ उसके लिए, मगर उस एश्योर्ड रिटर्न को मेरे को अपना कॉस्ट में कम कराना चाहिए, ना लेना चाहिए। मनु जी, एक जेन्युइन प्रॉपर्टी एजेंट होता है और एक ब्रोकर होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है?
सर अगर वो जेन्युइन है, आपने बताया तो बढ़िया ही होगा, तभी आपने जेन्युइन नाम दिया। अब ब्रोकर की परिभाषा सर डिपेंड करती है कि वो अपना लालच देख रहा है या क्लाइंट के हित में बात कर रहा है। जैसे सर डॉक्टर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, लोगों के पुराने ही होते हैं। आपको किसी डॉक्टर पे जाओगे तो आप उसी डॉक्टर की दवाई लगेगी। मैं भी यही कहता हूँ, आप ब्रोकर आपका वही होना चाहिए, वही आपका पोर्टफोलियो बना सकता है। ये नहीं कि आज आपसे ले लिया, कल उनसे ले लिया, परसों उनसे ले लिया, बाद में आप डेवलपर के पास चले गए, तो आपको कोई एग्जिट पॉइंट नहीं दे पाएगा। फिर एग्जिट पॉइंट आप या तो किसी वेबसाइट पे जाके एग्जिट करोगे, और वो आपका काम नहीं है। हमारी जो कंपनी है एनआरआईज को भी डील करती है, उनके पास टाइम नहीं है, हम उनकी लीजिंग भी देखते हैं, ऑन कॉल काम करते हैं उनका इंटीरियर भी देखते हैं, हमें करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। प्लस उनको लीजिंग हो गई, इंटीरियर हो गया, उनकी रजिस्ट्री में हेल्प करते हैं। तो हम रियल एस्टेट को आफ्टर सर्विस पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि सर वन टाइम सेल गेम नहीं है, तो आप सेल्समैन कहलाओगे। आपको सेल्समैन बनना है या सर्विस प्रोवाइडर बनना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जो आपने बताया जेन्युइन ब्रोकर भी है, फर्स्ट टाइम सेल कर गया मगर वो आफ्टर सर्विस नहीं दे रहा, तो वो भी बेकार है मेरे लिए। ब्रोकर है, अच्छी डील कर गया, बढ़िया डील कर गया, आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रहा, तो वो भी बेकार है। दोनों अगर आफ्टर सेल सर्विस देने लग जाएं तो दोनों बढ़िया हैं। तो कहानी यहाँ पर आपका सेल सर्विस की है। बिल्कुल, बिल्डर के लिए भी, ये बिल्डर पे भी लागू होती है। बिल्कुल, किसी भी प्रोडक्ट में, कोई प्रोडक्ट तो खरीद लिया हमने, बिल्कुल बिल्कुल, मगर उसके बाद सर्विस नहीं है तो सर्विस प्रोडक्ट नहीं है, वो बेकार है। नोएडा के अंदर रेडी टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो सेफ कौन सा है? सर सेफ हमेशा रेडी टू मूव इन है। आज की डेट में रेडी टू मूव इन में बहुत ऑप्शन है। अब नोएडा में भी 2 क्लास हो गई हैं सर। जैसे एक प्रॉपर्टी आ रही है 1.5 करोड़ की, और दूसरी प्रॉपर्टी आ रही है 1 करोड़ की। सेम है सब कुछ, फर्क क्या है, डेवलपर की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पाई, वो डिफॉल्ट में आ गया था, मगर आपको पोजीशन मिल रहा है, उसमें लोन नहीं होगा। ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं, मगर वो 2-4-5 साल बाद में जैसे को डेवलपर आ रहा है या वो ठीक हो जाएगा, जिसका बजट है और वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकता है। तो ये डील्स भी मार्केट में नोएडा में आज की डेट में है। अभी अदानी का भी, जैसे जेपी एसोसिएट्स को अदानी ने खरीद लिया है, कुछ न्यूज़ आ रही है, ये टर्निंग पॉइंट है सर। देखिए ये गवर्नमेंट ही करा रही है, सारा बिडिंग हो रही है। जेपी जिसका 5,000 एकड़ लैंड था, जिसने ये एक्सप्रेसवे बनाया था 21, बिल्कुल है ना, 21 किलोमीटर का, बिल्कुल बार्टर में उन्हें जमीन मिली थी, फॉर्मूला 1 ट्रैक बताया। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट खुद, अदानी जैसे डेवलपर आ जाएंगे तो ये हमारा गोल्ड माइन ही है नोएडा सा। सो मनु जी, आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल हमारा ये है कि जो ग्रेटर नोएडा में जो जेवर एयरपोर्ट है, वो एक्चुअल में उसकी वजह से प्रॉपर्टी बूम में जाने वाली है कि ये सिर्फ हवा बना रहे हैं कि एक हमने जेवर एयरपोर्ट बोल दी और सारी प्रॉपर्टीज बिक गई? कुशल जी, एयरपोर्ट एक पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ, रेफरेंस पॉइंट है। अभी तक क्या था, वो है फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए। आप ये देखो, हम 2012 में जब प्रॉपर्टी बेचते थे ना, फॉर्मूला 1 ट्रैक तो जब था, हम यमुना पे बताते थे फॉर्मूला 1 ट्रैक है, हम बताते थे नाइट सफारी आएगी, हम बताएंगे यूनिवर्सिटी हब है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कलगोटिया यूनिवर्सिटी है, बच्चे पढ़ने आते हैं बाहर से, आईटी हब है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है। आज की डेट में सारे एक्सप्रेस वे कनेक्टेड हैं, सारे जेकब एंड कोब जैसा ब्रांड हिंदुस्तान में सबसे पहले नोएडा एक्सप्रेस वे पे आया है। ये कुछ तो सोचा होगा। तो सोचा होगा सर। तो ये सारे ट्रम्प आ गया है सर गुड़गांव के बाद अब नोएडा में। तो और लोग खरीद भी रहे हैं सर, 40,000 फुट पे भी बायर है, तो हम कैसे कहते हैं डिमांड नहीं है। मुझे लगता है कि हम आज का पॉडकास्ट यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नोएडा से रिलेटेड आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दी है, और जो लोग इन्वेस्टर्स हैं या जो फर्स्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं नोएडा के अंदर, उनके लिए पॉडकास्ट बहुत खास रहेगा और उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से। कुछ आप एंड में कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? थैंक यू कुशल जी। ये पॉडकास्ट में जो आपने क्वेश्चंस दिए ये बहुत ही एक्यूरेट थे, और जो मैं बताना भी चाहता था वो सारी चीज़ कवर भी हुई है हमारी इसके अंदर। इवन अब हम नोएडा के अंदर एग्जिट प्लान के साथ काम करते हैं। आपका कोई व्यूअर हमारे से पोर्टफोलियो बनाना चाहे तो वो हमारे साथ मीटिंग कर सकता है।
बिल्कुल। सो मनुज जी का हम कंप्लीट डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। अगर कोई मनुज जी के साथ कनेक्ट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आज का एपिसोड, आज का पॉडकास्ट आपको बेहद अच्छा लगा होगा और आप आज के पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर नोएडा रियल एस्टेट के साथ आपका कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। आपका हम वो सवाल मनुज जी तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।